हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो ज्यामितीय समावयवी हैं उनके नामकरण की ईजेड जो पद्धति है उसका अध्ययन किया था। आज फिर एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है जो ज्यामितीय समावयवी हैं उनके जो विन्यास होते हैं सिस और ट्रांस या ये कहें ई और जेड, उनके विन्यास का निर्धारण कैसे करें। कागज के ऊपर उपलब्ध हो, उसका सूत्र उपलब्ध हो तब तो हम देख लेते हैं कि ये है, लेकिन उसको भौतिक रूप से यदि कोई अपने पास यौगिक उपस्थित हो तो उसका हम निर्धारण कैसे करें। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उनके निर्धारण के लिए हम किन किन विधियों को काम में ले सकते हैं। वही कुछ भौतिक विधियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। उसमें से पहली विधि है गलनांक व क्वथनांक विधि। गलनांक व क्वथनांक विधि। नाम से पता चल रहा है इस विधि के द्वारा हम जो ज्यामितीय समावयवी हैं, अलग अलग जो समावयवी हैं, उनके गलनांक या फिर उनके क्वथनांक का मान है वो ज्ञात करेंगे। और हमें पता है कोई भी दो यौगिक जो होते हैं अलग अलग, उनके गलनांक और क्वथनांक लगभग समान तो हो सकते हैं लेकिन एकदम समान नहीं हो सकते। तो बस उसी का ही सहारा लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसका गलनांक कम होगा और किसका गलनांक ज़्यादा होगा। तो गलनांक और क्वथनांक में मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो ये होता है कि एक रूप अपना समकक्ष होगा और दूसरा रूप होगा विपक्ष, यानी एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो गलनांक और क्वथनांक है वो अणुओं के बीच में जो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वान डेर वाल्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक है वो ज़्यादा होंगे, और वान डेर वाल्स अट्रैक्शन कम होगा तो हम ये कहेंगे उसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। अब गलनांक और क्वथनांक कम या ज़्यादा किस पर डिपेंड कर रहे हैं? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन या वान डेर वाल्स फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मान लीजिए समपक्ष का ज़्यादा है या विपक्ष का कम है, तो हम कैसे ये कहें कि समपक्ष का ज़्यादा क्यों हुआ और विपक्ष का कम क्यों हुआ। तो देखिए समपक्ष और विपक्ष, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके ही कर लेते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, गलनांक और क्वथनांक। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उस डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैं सूत्र लिख रहा हूँ, दोनों ही रूप लिख रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर भी मैंने ये लिख दिया C डबल बॉन्ड H। एक तो ये हो गया। अब समान समूह एक तरफ है तो हम ये कहेंगे ये कौन सा रूप हो गया? सिस हो गया। दूसरा हम इसी का ही ले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H, ये H हो गया, C डबल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये इसका रूप हो गया ट्रांस, ठीक है। सिस रूप है, पहले भी मैंने बताया था ये यौगिक है वो इंपॉर्टेंट है। सिस रूप है उसको बोलते हैं मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल, और जो ट्रांस रूप होता है उसको बोलते हैं फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें से किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? तो देखिए जो ट्रांस रूप होता है उस ट्रांस रूप का जो यौगिक है वो जो इसकी क्रिस्टलीय जो संरचना होती है उस क्रिस्टलीय संरचना में ये आसानी से समायोजित हो जाता है, और आसानी से समायोजित होता है इसका मतलब ये जो फ्यूमेरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में वान डेर वाल्स जो अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा होगा। और मेलेइक एसिड है इसमें समपक्ष यानी दोनों जो समान समूह है यानी समान इलेक्ट्रॉनिक समूह वाले जो समूह हैं वो एक ही तरफ होने के कारण इसका जो क्रिस्टलीय जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ये यौगिक है वो आसानी से समायोजित नहीं होगा, यानी अरेंजमेंट उसका अच्छे से नहीं होगा। अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो हम ये कह सकते हैं इसका
जो गलनांक या जो क्वथनांक है वो इस यौगिक की तुलना में कम प्राप्त होता है। जैसे हम ये देखें कि इसका जो गलनांक है, गलनांक है वो है 130 डिग्री सेल्सियस और इसका जो गलनांक है वो है 272 डिग्री सेल्सियस। अब ये किसकी वजह से आया है? वो आया है, ये जो समूह है ना, इन समूहों के क्रिस्टलीय संरचना में जो पैकिंग होती है उसमें जो अरेंजमेंट होता है ये आसानी से अरेंज्ड हो जाता है और ये आसानी से अरेंज्ड नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गलनांक या क्वथनांक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो ट्रांस आइसोमर है उसका ज़्यादा होगा और सिस आइसोमर है उसका कम होगा। ट्रांस का ज़्यादा होता है और सिस का कम होता है। एक और एग्जाम्पल इसी में दूसरा हम देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध C6H5 COOH HH, ये कौन सा हो गया? सिस। हालांकि ये दोनों समूह है वो तो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन समान है। ये एक तरफ है तो इसका नाम रख दिया सिस और दूसरा हमने ले लिया, इसको हमने विपरीत दिशा में ले लिया, ये H C6H5 और ये H, दोनों हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है तो ये रूप कौन सा हो गया? ट्रांस रूप हो गया। ठीक है। अब ये जो यौगिक है इनका नाम है एलोसिनेमिक अम्ल और सिनेमिक अम्ल। जो ट्रांस रूप है उसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, और ये है उसका नाम है एलो सिनेमिक अम्ल। ठीक है। इसमें भी एलोसिनेमिक अम्ल है, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट है वो है ज़्यादा और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है कम। ट्रांस का ज़्यादा है और सिस का कम है। मेल्टिंग पॉइंट सिस और ये मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांस। तो इसकी वजह क्या है कि ये तो विपक्ष रूप है तो इसके जो ये बाहरी समूह है वो क्रिस्टलीय संरचना में आसानी से समायोजित हो जाते हैं और आसानी से समायोजित होने के कारण इसका जो ट्रांस रूप है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फलस्वरूप इसका गलनांक या क्वथनांक है वो ज़्यादा होगा। जबकि सिस रूप है वो इसकी क्रिस्टलीय जो पैकिंग है उसमें आसानी से समायोजित नहीं हो पाता, उनके बीच में कुछ दूरी रह जाती है। ज़्यादा दूरी होगी तो उसके बीच में जो वान डर वाल्स फोर्स या जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो फलस्वरूप इसका गलनांक या जो क्वथनांक है वो कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये है, इसका तो होता है 68 डिग्री सेल्सियस और इसका है वो 133 डिग्री सेल्सियस। ये इनके मान होते हैं और इतना अंतर है वो वान डर वाल्स जो अट्रैक्शन है या इनकी जो समायोजित होने की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार होता है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए कोई एक अणु है, ठीक है, और उस अणु के दो आइसोमर हैं, एक आइसोमर ए है और एक आइसोमर बी है। ठीक है। कौन से आइसोमर? ज्यामितीय समावेवी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और इनके गलनांक और क्वथनांक हमने ज्ञात किए, इसका भी गलनांक ज्ञात कर लिया और इसका भी गलनांक ज्ञात कर लिया। मान लीजिए इसका गलनांक x डिग्री सेल्सियस है और इसका है y डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में रिजल्ट हमें ये पाया कि x डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन y डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है वो तो कौन सा होगा? ट्रांस होगा, और y है वो कौन सा होगा? सिस होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम उनके समावियों का पता कर सकते हैं कि सिस है या ट्रांस है। लेकिन सदैव यही बात सत्य हो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष है उसका तो कम हो जाता है और समपक्ष का है उसका मान है ज्यादा हो जाता है। वो कब? वो तब होता है जब यहां पर और उन दोनों में अंतर मिलेगा। यहां पर देखिए ये जो समूह है, ये समूह है, इनका इलेक्ट्रॉनिक जो प्रभाव है वो एक जैसा है, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो इस तरफ है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो इस तरफ है, यानी दोनों ही समूह हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं। तो जब दोनों ये जो समूह जुड़े हुए हैं उनका नेचर समान हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो,
तब तो यही कंडीशन होगी कि ट्रांस का ज़्यादा होगा और सिस का कम होगा। लेकिन यदि दोनों ही समूह डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले हो जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग वाला हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला हो जाए, तो मान है वो कुछ चेंज प्राप्त होता है। वो मान है वो कुछ चेंज प्राप्त होता है। वो कैसे? चलिए हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। क्रोटोनिक अम्ल का एग्जांपल लेते हैं। क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है और उसमें द्विबंध उपस्थित होता है। तो उसका सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं, COOH CH3HH, और दूसरा हमने ये लिख दिया इसका CH3H COOH। ठीक है। अब इसमें देखिए ये समूह और ये समूह दोनों अलग अलग हैं। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। चूंकि समान समूह एक तरफ आ गए तो हम इसको बोलेंगे सिस क्रोटोनिक एसिड और इसको बोलेंगे आइसो क्रोटोनिक एसिड, सॉरी ट्रांस क्रोटोनिक एसिड। अब इसमें देखते हैं तो गलनांक होना किसका ज़्यादा चाहिए था? ट्रांस का ज़्यादा होना चाहिए, सिस का कम होना चाहिए। कि ये कहते हैं कि इसमें जो बाहरी समूह है वो एक तरफ है तो पैकिंग है वो आसानी से नहीं होगी, और यहाँ पर बाहरी समूह है वो डिफरेंट दिशा में है तो इनकी पैकिंग है वो आसानी से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा इफेक्ट पड़ता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। यहाँ पर ये है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो एक ही दिशा में हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? मोर पोलर हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा हो गया, और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो दो अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि उसका गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। लेकिन थोड़ी सी इसमें कंडीशन है वो अलग हो जाती है। वो क्या हो जाती है कि इसमें ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है। ठीक है। और ये इस दिशा में और ये इस दिशा में है, नेट इसका मान है वो जुड़ जाता है। तो ये जो पैकिंग वाली जो पैकिंग होने के पश्चात में जो नेट वान डेर वाल्स अट्रैक्शन लगता है, भाई इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा। ये इस तरफ लगेगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज आ जाएगा, इधर वाला आएगा तो इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा कम और इसका हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर सिस का मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस से ज़्यादा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दो बात याद रखनी है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक समूह है समान हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह समान हो, तो हम ये कहेंगे ट्रांस का ज़्यादा होगा और सिस का कम होगा। लेकिन ये समूह है अलग हो जाएं, जैसे इसी एग्जाम्पल में हमने लिखा है, तो सिस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ट्रांस का कम होगा। तो हमें ये दो बातें याद रखनी है कि किसी यौगिक है उसके हम यदि गलनांक और क्वथनांक ज्ञात कर लें तो हम उनके गलनांक और क्वथनांक के जो मान हैं उनके आधार पर ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि वो सिस है या ट्रांस है। ये तो है पहली विधि। दूसरी विधि है चक्रीयकरण। दूसरी विधि है चक्रीयकरण। नंबर 2 चक्रीयकरण विधि। इसका एक एग्जाम्पल वही मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का लेते हैं। COOH और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। ये कौन सा रूप है अपना? सिस, और नाम इसका क्या है? मैलिक अम्ल। ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया इसका ट्रांस रूप जो है अपना फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है। ये हो गया अपना ट्रांस और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है। अब देखिए इसको हम यदि गर्म करें
क्योंकि इसमें दोनों समूह है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो एक ही तरफ है, यानी पास पास में है, तो इसका आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी H2O है वो आसानी से बाहर निकल जाता है और इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है, चक्रीकरण आसानी से हो जाता है। इसका हाइड्रोजन और इसका OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये मोस्टली लगभग 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है और इससे क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O O, तो इसका नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। क्लियर, आसानी से हो जाता है। लेकिन ट्रांस है फ्यूमेरिक जो एसिड है उसका साइक्लाइजेशन है वो आसानी से नहीं होता, कारण क्योंकि इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो एक दूसरे के विपरीत स्थिति पर है और विपरीत स्थिति पर होने के कारण आसानी से जल का अणु है वो बाहर है नहीं निकल पाता। तो होता क्या है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से पहले तो ये इसका जो ट्रांस रूप है वो किस रूप में बदलेगा, सिस रूप में। किसके बेस पे, जो पाइबंद है वो टूट जाएगा और ये घूम जाएगा, तो ये पहले तो बदलेगा मैलेइक में और मैलेइक से बाद में ये किस में बदलता है, मैलेइक एनहाइड्राइड में। तो कहने का मतलब यदि हम ट्रांस यानी फ्यूमेरिक अम्ल को का एनहाइड्राइड प्राप्त करना चाहे, एनहाइड्राइड तो यही मैलेइक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा जो इसका है, इसका तो प्राप्ति नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे एनहाइड्राइड प्राप्त करना चाहें तो लगभग हमें 274 डिग्री सेल्सियस ताप है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी इतना उच्च ताप देंगे तब ये बनेगा। अब ये भी किसका बना है, इसी का बना है, इसका मतलब ये यौगिक पहले इसमें बदला फिर ये यौगिक है वो इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं यदि समपक्ष रूप है तो उसका आसानी से चक्रीकरण हो जाता है, जबकि विपक्ष रूप है उसका आसानी से चक्रीकरण नहीं हो पाता। तो आसानी से चक्रीकरण हो जाता है तो हम ये कह देंगे वो समपक्ष रूप है, और आसानी से चक्रीकरण नहीं होता तो हम उसको बोल देंगे ये विपक्ष रूप है। ये थी दूसरी विधि, चक्रीकरण विधि। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण विधि। नंबर 3 है द्विध्रुव आघूर्ण विधि। यानी इस विधि में हम क्या करते हैं, जो अपना अणु है उस अणु के दो समावयवी हैं, एक A है और एक B है। A का भी डायपोल मोमेंट ज्ञात करेंगे और B का भी डायपोल मोमेंट ज्ञात करेंगे। एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। अब किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, इस आधार पर हम ये पहचान लेते हैं कि वो समपक्ष है या विपक्ष रूप है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी यौगिक है, इसमें क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये 1,2 डाइक्लोरोएथीन हो गई। तो इसमें देखें क्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो ये होता है और इस क्लोरीन का भी यही होता है। तो ये सीधी सी बात है, एग्जाम्पल किसका है, सिस आइसोमर का है। दूसरा हम ये लें, ये Cl है और ये Cl है, H है और ये H है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है। इन दोनों को पहचानने से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट कम होगा। उसके आधार पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या होगा, देखिए ट्रांस में दोनों इफेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इसके डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि बॉन्ड एनवायरनमेंट है वो सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो इसी के ही इक्वल होगी, और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगा उसका मान होगा 0, लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट है उसका मान 0 नहीं होगा। तो इस आधार पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि कोई अणु है उसके दो आइसोमर है A और B, एक का डायपोल मोमेंट है वो 0 है और दूसरे का डायपोल मोमेंट है वो 0 से ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे जो सिस है उसका डायपोल मोमेंट तो होता है ज़्यादा और ट्रांस है उसका डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। तो 0 आ गया तो हम पहचान लेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म है, और 0 नहीं है तो हम ये कह देंगे वो सिस फॉर्म में है। ये इसका विन्यास निर्धारण की तीसरी विधि होगी द्विध्रुव आघूर्ण विधि। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा था कि ये ग्रुप और ये ग्रुप या ये एटम दोनों सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले हैं, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले हैं।
तो यदि समान इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव वाले समूह उपस्थित हों तो हम ये कह सकते हैं जो डायपोल मोमेंट है वो सिस का तो होता है ज़्यादा और ट्रांस है उसका होता है कम, या यहाँ पर ट्रांस का तो लगभग 0 भी होता है यदि दोनों समान ही हों तो। लेकिन असमान इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव वाले समूह हों तो हमें जो डायपोल मोमेंट है वो ट्रांस का तो मिलेगा ज़्यादा और सिस का मिलेगा कम। यहाँ पर जो ट्रांस है उसका मान 0 आता है, लेकिन यहाँ पर सिस वाला मान हमें 0 नहीं मिलेगा, लगभग 0 मिलेगा लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा। चलिए हम इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें दोनों समूह है वो अलग अलग जुड़े हों। तो यहीं पर हम कर लेते हैं कि एक तो मैंने ये Cl जोड़ा हुआ है, दूसरा मैंने जोड़ दिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी जोड़ दिया CH3। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला हो गया और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला हो गया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो इसमें देखिए ट्रांस वाले में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट है वो वेरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है देखिए 0 नहीं होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट 0 होगा। तो हम तीसरी विधि के द्वारा पहचान सकते हैं कि डायपोल मोमेंट ज्ञात कर लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। इसके अलावा कुछ और विधियां भी है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो गया, उसके द्वारा भी पहचाना जा सकता है कि ये सिस है या ट्रांस है, या फिर एक्सरे डिफरेंशियल जो मेथड है उसके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि वो सिस है या ट्रांस है। लेकिन मुख्यतः ये अपनी 3 विधियां हैं। फर्स्ट हो गई अपनी गलनांक क्वथनांक विधि, दूसरी हो गई चक्रीकरण विधि और तीसरी हो गई द्विध्रुव आघूर्ण विधि। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।